हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानधारा एकेडमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज संसाधन और विकास चैप्टर 1 भूगोल के पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी वाले बटन को यानी कि बेल बटन को आप ऑल पर करके रखिए, ताकि हमारे तरफ से जितनी भी वीडियोज आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। तो इसके रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं: वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण, रेतीली भूमि और कांटेदार झाड़ियों का द्वारा स्थिरीकरण, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन और खनन। ये पाँच छः टॉपिक हैं जिससे भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। ये है मृदा संसाधन यानी कि सॉयल रिसोर्सेज। सॉयल भी हमारे एक प्रकार की, मिट्टियाँ भी हमारी एक प्रकार की रिसोर्सेज हैं यानी कि संसाधन हैं। इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये भी हमारे आसपास ही मौजूद हैं। अब इसके पहले हम लोग रिकॉल एक बार दोबारा कर लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं संसाधन कहलाता है। आज हम भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे यानी कि मृदा संसाधन, मिट्टियों के प्रकार के बारे में आदि इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं। मृदा का वर्गीकरण, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इतने में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये कभी नष्ट नहीं होगा। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। और इसको हम अपने भोजन के लिए, इसका भोजन के तौर पे, जीवों के पोषण के लिए यानी कि भोजन के तौर पे इसका उपयोग करते हैं। मृदा का वर्गीकरण, चलिए मृदा के वर्गीकरण यानी कि मिट्टियों के प्रकार को एक एक करके हम और आप अध्ययन कर लेते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जलोढ़ मृदा क्या है। तो हमारे भारत में उत्तरी भाग यानी कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में और हिमालय पर्वत के ऊपर, तो हिमालय पर्वत से हमारी नदियाँ निकलती हैं। गंगोत्री से और यमुनोत्री से हमारी गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं, और 7 अन्य नदियाँ निकलती हैं। सिंधु को लेकर 7 अन्य नदियाँ और निकलती हैं। तो ये 2 नदियाँ हमारे उत्तरी भाग में आती हैं, गंगा और यमुना। तो ये मिट्टियाँ जब आती हैं तो अपने साथ कुछ अवक्षेप लेके आती हैं। तो ये अवक्षेप हमारे उत्तरी भाग में आते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा से ही बना है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो जलोढ़ मृदा से बने होने के कारण यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे गहन कृषि होती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। इसमें जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त ये मिट्टियाँ होती हैं। ये फसलों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए इनके बारे में अब हम लोग टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। संयुक्त संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर नदियाँ यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मैंने आपको बताया है ये तथ्य, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। यहाँ पे गहन कृषि होती है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इससे गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन यानी कि हमारी दाल यानी कि अरहर, मटर, उड़द, ये सब दालें हमारे इधर बहुत पाई जाती हैं। उत्तर के विशाल मैदान
मैं कुछ राज्य बता रहा हूँ, अगर आप उनमें से हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। इसके आसपास के क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉयल, और जलोढ़ मृदा को एल्यूवियल सॉयल कहते हैं। काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉयल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये इनको रेगड़ मिट्टी कहा जाता है। इनका उपयोग कपास की खेती करने के लिए बहुत होता है। ये हमारे महाराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाई जाती हैं। ये गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। अब चलिए इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इसलिए इन्हें रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली होती हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। आगे चलिए देखते हैं। लाल और पीली मृदा यानी कि रेड एंड येलो सॉयल। लाल मृदा और पीली मृदा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लाल मृदा हमारी दक्कन के पठारी क्षेत्र के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में पाई जाती हैं। ये आग्नेय चट्टानों से बनी होती हैं। इनको बनने में बहुत कम समय के अंदर ही ये बन जाती हैं। अब चलिए इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होते हैं। अगले मृदा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लैटेराइट मृदा, अंग्रेजी में भी इसको लैटेराइट सॉयल ही कहते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है उच्च तापमान। अब देखते हैं लैटेराइट सॉयल। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, यानी कि ये बहुत उपजाऊ नहीं होती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत होती हैं। अगर आप इसमें रासायनिक उर्वरक जैसे खाद, यूरिया, नाइट्रोजन ये सब डाल देंगे तो इसमें आप खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस मीन्स कंपोस्ट खाद, जो गाय के गोबर से बनी होती हैं, जो भौतिक खादें होती हैं। क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसमें तापमान अधिक होता है तो इसलिए जो बैक्टीरिया और वायरस जो इन मिट्टियों को सड़ाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। तो कहाँ से ह्यूमस बनेगा? इसीलिए इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसमें आप खाद और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके इसमें आप भी खेती कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वन मृदा। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, यानी कि इस मृदा में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर पानी आप इसमें देते रहेंगे तो आप यहाँ पर भी खेती कर सकते हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। शुष्क जलवायु होता है और उच्च तापमान होता है इसका, इसलिए
जैसा कि आपने लेटराइट सॉइल में भी देखा कि उच्च तापमान के कारण यहाँ के उपयोगी हमारे ह्यूमस नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह इसमें भी नष्ट हो जाते हैं और नमी की मात्रा कम होती है, तो इसलिए जलवाष्प दर यहाँ पे अधिक होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जंगल सॉइल या फिर जंगल की मृदाएं, इनके सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। चलिए हम अगला टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन और संरक्षण यानी कि सॉयल कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। मिट्टी का कटाव ये हम ही लोगों का कारण है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है कि कोई पेड़ आसपास अगर नहीं होगा तो वहाँ की मिट्टी कट जाएगी। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं, आप सभी ये जानते हैं। अति पशुचारण यानी कि अगर ज़्यादा पशुओं के द्वारा चारण हो जाएगा तो वहाँ की घासें नष्ट हो जाएंगी और घासें ही मिट्टी को बांधे रहती हैं, उनकी जड़ें। तो इससे अति पशुचारण और निर्माण करने से, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उससे उसके अगल बगल अगर मिट्टी छूट गई तो बरसात के समय में वो उसका अपरदन हो जाता है। खनन आदि से मृदा का अपरदन हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक पवन, हिम नदी और जल। मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन और निर्माण और खनन आदि मृदा अपरदन के मानवीय कारक हैं। अब मृदा संरक्षण के उपाय। तो मृदा संरक्षण के उपाय हैं सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार खेती हम लोग असम के चाय में करते हैं, तो उसी प्रकार की खेती हमें हर जगह लगभग करनी चाहिए जिससे हमारी मिट्टी कटे नहीं। पट्टीदार कृषि और पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना, कि पेड़ों को एक लाइन से लगा दिया जाए और उससे जो आर पार उसकी जो जड़ें हैं पेड़ों की, वो उसके किनारों खेतों पर वो बांधे रहेंगी। तो इससे Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोज आते रहेंगे, तो आप वहां तक आप भी पहुंच सकते हैं इससे। और इस बार 10th में बोर्ड होने वाला है तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। धन्यवाद।